हेलो साथियों, स्टडी टाइम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं और ये 12th क्लास के छठा अध्याय ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं और इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संक्षेप में इसको यूएनओ कहते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसे हम अपने व्यक्तिगत शब्दों में मतलब ये कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चौधराहट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चौधराहट इसे हम कह सकते हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आइए साथियों, ये किस प्रकार की संस्था है, दुनिया के लिए क्या करती है, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, इससे बड़ी और दुनिया में कोई संस्था नहीं है। तो आइए, इस पे बड़ी उत्सुकता का विषय है कि आखिर ये संस्था क्या करती है देशों के लिए, नागरिकों के लिए, धरती के लिए। इस पे थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ पर बताने से पहले थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, थोड़ा उससे पीछे जाना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला और इतना लंबा ये विश्व युद्ध चला और आपने तमाम युद्ध पढ़े होंगे किस्से कहानियों में और उसमें बड़ी बड़ी किंवदंतियाँ हैं। लेकिन ये युद्ध ऐतिहासिक है, इसकी दिन और तारीख निश्चित है, तय है और इसमें आप जानते हैं कि 5 करोड़ लोग मारे गए थे और इसमें बहुत बड़े मात्रा में जो संपत्ति है उसकी संपत्ति की हानि हुई थी और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, हताहत हुए थे। तो प्रश्न ये आया कि जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ये फ्रांस और रूस भी था उसमें, तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये अगर इसी प्रकार से भविष्य में युद्ध होते रहे तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि मानवता का नाश हो जाएगा। जब एक एक युद्ध में 5-5, 6-6 करोड़ लोग मारे जाएंगे और इतने ही घायल होंगे और ये सब संपत्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, तो ये कैसे चलेगी दुनिया, ये तो मानवरहित हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठा कि इस मानवता को युद्ध की विभीषिका से कैसे बचाया जाए। तो अब देखिए, यहाँ पर कोई भी, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका पड़ोस हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो और चाहे दुनिया हो, कोई भी नया चेंजमेंट आता है, नया परिवर्तन आता है तो वो पुराने परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है, तभी वो आ पाता है। तो अब देखिए, दुनिया के विचारों में बदलाव कैसे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1945 के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो शक्ति का विषय था, शक्ति पर आधारित थी, शक्ति का केंद्र थी, यानी युद्ध होते थे, युद्ध की राजनीति थी। एक राष्ट्र शक्तिशाली है तो दूसरे कमजोर राष्ट्र पे कब्जा कर लेता था, युद्ध छेड़ देता था, उसे अपना उपनिवेश बना लेता था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला था। यूरोपीय देशों में भी ऐसे कई देश हैं, जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, इनमें कई लोग, कई बड़े बड़े ऐसे नेतृत्व आए जिन्होंने सारी दुनिया को अपने अंडर में, पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि जब यूरोप अंडर में हो जाएगा तो उसके सारे उपनिवेश अंडर में हो जाएंगे, तो बनाने की कोशिश की और वो बहुत हद तक सफल भी रहे। जैसे आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, आपने बिस्मार्क का नाम सुना होगा, आपने हिटलर का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े बाजीगर हुए
जिन्होंने दुनिया को अपने मुट्ठी में लेने का प्रयास किया, बहुत हद तक सफल भी हुए लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1945 से पहले युद्ध की राजनीति थी, युद्ध का वातावरण था, युद्ध पे चर्चा होती थी, कौन कितना बलशाली है और कौन कितना कमज़ोर है, तो बलशाली कमज़ोर को दबा लेगा। लेकिन 1945 के बाद जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया के जिम्मेदार देशों ने यह सोचा कि नहीं, मानवता को अगर बचाना है तो हमें युद्ध की राजनीति से बचना होगा। अब देखिए, तो एक इसी प्रकार की कल्पना दिमाग में आई और उसमें अमेरिका का काफ़ी योगदान है और चूंकि उसी के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, उसने युद्ध की विभीषिका को देखा था, तो अमेरिका का तो सबसे ज़्यादा योगदान हम मानेंगे ही मानेंगे क्योंकि वही आगे आया। तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इस प्रकार की संस्था, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संक्षेप में इसको यूएनओ कहते हैं। अब जब यूएनओ बन गया तो यूएनओ कैसे बना कि जून 1945 में, मैं इसके बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, उसका कोई ज्ञान की दृष्टि से, उसका परीक्षा की दृष्टि से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन उसका जो अंतिम सम्मेलन हुआ वो जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसका सम्मेलन हुआ और वहीं से इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना में 50 देश उस समय, इनिशियल स्टेज पर 50 देश उस समय शामिल थे और जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो इस तरीके का संगठन बनाने की उन 50 देशों के बीच में सहमति बनी और उन 50 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए चार्टर पर। तो इस प्रकार से ये दुनिया के समक्ष विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर ये संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे सामने आया। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो था वो उस सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई और ये अपने अस्तित्व में जो आया वो 24 अक्टूबर 1945 को अपने अस्तित्व में आया। अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रकाश में आई दुनिया के, तो इस संस्था का एक निर्धारित उद्देश्य था उस समय। तो जो प्रारंभिक तौर पर इसका उद्देश्य था, तो जैसा कि मैंने अभी आपको अपने लेक्चर में बताया कि युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए, भविष्य में इस प्रकार के युद्ध न हो, ऐसे भयानक युद्ध, उससे बचने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध एक केंद्र बिंदु होता था, शक्ति केंद्र बिंदु होती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। अब युद्ध के स्थान पर शांति की राजनीति की बात इसमें कही गई। यूएनओ के चार्टर में युद्ध के स्थान पर शांति की बातचीत कही गई। देखिए पूरा का पूरा ढर्रा ही बदल गया, पूरा पासा बदल गया, बिल्कुल उल्टा। यानी पहले युद्ध था, अब शांति की बातचीत होने लगी। तो शांति की बातचीत इसके चार्टर में लिखी और इसका चार्टर एक तरीके से हम उसको, जैसे हर देश का अपना संविधान होता है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक अपना संविधान है और उसको चार्टर कहते हैं। और उसके चार्टर में ये 19 चैप्टर हैं और 111 आर्टिकल हैं। इसके चार्टर में 19 चैप्टर हैं और उसमें 111 आर्टिकल हैं। उसमें सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत और उसके उद्देश्य और उसकी कार्यप्रणाली सब उसमें लिखी हुई है। अब देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था का गठन हो गया। तो इसमें एक महासचिव का पद होता है। तो दूसरे महासचिव जो हमारे थे इसके यूएनओ के, वो हैमरशोल्ड के नाम से जाने जाते थे, हैमरशोल्ड। तो देखिए कुछ महापुरुषों के जो दुनिया में हुए उनके कथन इस यूएनओ पर सुन लें कि वो इनिशियल स्टेज के कथन थे और उससे इसके चरित्र का और इसकी प्रकृति का पता चलता है, इसके उद्देश्यों का पता चलता है। तो जो माननीय हैमरशोल्ड थे वो दूसरे महासचिव थे महासभा के। तो उन्होंने ये बात कही कि इस संगठन का जो उद्देश्य है वो मानवता को स्वर्ग में ले जाना नहीं है, बल्कि मानवता को नरक से बचाना है। देखिए कितने सुंदर सुंदर विचार हैं। उन्होंने विचार दिया कि इस संस्था का उद्देश्य मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने का नहीं है, बल्कि उसे नरक से बचाने का है। इसी प्रकार से
इसकी आलोचना में एक व्यक्तित्व सामने आए जिनका नाम था शशि थरूर। उन्होंने ये बात कही कि ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये एक ऐसी संस्था है, ये बातों की बतकही है और इसके सम्मेलनों में भाषण पे भाषण चलते रहते हैं और बैठकों पे बैठकें चलती रहती हैं, उसके दौर चलते रहते हैं, दौर पे दौर चलते रहते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये उन्होंने जो देखा वो कहा और उनका अपना कथन है। तो अब एक हम बयान और लेते हैं, एक कथन और लेते हैं विंस्टन चर्चिल का। चर्चिल ने इस पर एक कथन अपना दिया कि भाई बंदूक लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ा ली जाए। बंदूकें लड़ाने से अच्छा है कि जुबान ही लड़ा ली जाए। दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसमें सारे देश इकट्ठे हो करके अपनी समस्याएं बताएं और एक दूसरे का सहयोग लें और बातों बातों में एक दूसरे का सिर खाएं, ना कि युद्ध के मैदान में आकर के एक दूसरे का सिर कलम करें। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर विचार सामने आ रहे हैं। तो इससे ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी आपको दिए, तो इससे इसके उद्देश्यों का पता चलता है कि आखिर इसके कौन से उद्देश्य थे। तो अब इसके उद्देश्य जो इसके चार्टर में लिखे हुए हैं उन पर थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था हमारी है यूएनओ, उसके उद्देश्य, तो सबसे पहला उद्देश्य तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। अब आप देखिए आज इस संस्था में 193 देश हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। आज धीरे धीरे इस संस्था में सदस्य देशों की संख्या 193 है। तो अब इसका जो उद्देश्य, वो 193 देश जो धरती पर हैं वो बहुत सारे देश माने जाते हैं और वो एक दूसरे की सीमाओं से लगे हुए होते हैं और तमाम सारे उनमें विवाद होते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर विवाद होता है, सीमाओं को लेकर के विवाद होता है और अब इस समय जो आतंकवाद का ये जो दौर शुरू हुआ है इसको लेकर के विवाद होता है। तो बहुत सारे ऐसे विवाद आते हैं राष्ट्रों के बीच में, तो वो द्विपक्षीय उनको सुलझाया नहीं जा सकता है। तो कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर आकर के राष्ट्र अपनी अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका समाधान खोजा जा सकता है। तो अब वो जो युद्ध कि भाई हमको समस्या हुई, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कोई कर रहा तो युद्ध होगा पहले 1945 के पहले, लेकिन अब वो जब संगठन बन गया तो उसमें उस संगठन में आकर के अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका निराकरण ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान यहाँ पे किया जाएगा। शांति से वाद विवाद करके, आपस में बातचीत करके उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, न कि युद्ध के माध्यम से। और दूसरा इसका उद्देश्य है जो हमारे धरती के विभिन्न हिस्सों पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, उनसे निपटने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां मतलब वो अपना कार्य करेंगे। अब जैसे प्राकृतिक आपदाओं से मेरा मतलब है कि आप जानते हैं कि बाढ़, भूकंप, सूखा, जंगलों में लगी हुई भीषण आग, भूखमरी, ये अकाल पड़ना, ये ऐसी मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो बता के नहीं आती हैं और दुनिया के किसी भी देश में आ सकती हैं। और वो सदस्य देश जो है वो अगर अकेला उसको छोड़ दिया जाएगा तो वो असहाय है उससे निपटने के लिए। तो हम मिल करके उस देश की मदद करेंगे और उस प्राकृतिक आपदा का सामना यूएनओ के माध्यम से होता है, ऐसा इसमें प्रावधान है। अब देखिए इसका तीसरा जो उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग। आपने 1945 के पहले कहीं ग्लोबल वार्मिंग पे कोई चर्चा नहीं होती थी, कोई ग्लोबल वार्मिंग जानता नहीं था, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब हम एक जगह इकट्ठे हुए, एक जगह एक बहुत बड़ा संगठन बनाया गया, यूएनओ संगठन, वहाँ पर जब इसकी चर्चाएं हुई तो धरती को बचाने के लिए, चूँकि
इस धरती में हम लोग रहते हैं, ये धरती एक ग्रह है, इसमें 71% पानी है, 29% इसमें भूमि है। वो भूमि एक समान नहीं है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, और उसमें दुनिया के देश ये लगभग 200 देश के आसपास इसमें बसे हुए हैं। तो अब इसको धरती को कैसे बचाना, तो ये वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर पूरी धरती में तापमान की वृद्धि, तापमान का बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। कई गैसें हमारे वायुमंडल में हैं, जैसे CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल बड़े बड़े उद्यम लगे हुए हैं, उनसे न जाने कितना कचरा और धुआं निकलता रहता है। तो कई तरीके के प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इस प्रकार के प्रदूषण जो है वो धरती को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी धरती को सुरक्षित कैसे करें, तो ये दायित्व केवल एक देश का नहीं है, ये दायित्व उस देश का है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला करके धरती को प्रदूषित कर रहा है, उसका भी दायित्व है। और इसके अलावा हम सभी का दायित्व है कि हम अपने देश में ऐसी ऐसी नीतियां बनाएं कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग को आगे भविष्य में कम किया जा सके। तो इस पर तमाम सारे सुझाव, तमाम चर्चाएं और मदद UNO करता है अपने एजेंसियों के माध्यम से। तो अब चौथा है युद्धों की रोकथाम। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य ही है युद्ध को रोकना, युद्ध की विभीषिका को रोकना, क्योंकि युद्ध इन्होंने लड़ा है, युद्ध इन्होंने देखा है। तो युद्ध, किसी प्रकार से युद्ध का बचाव करना। अभी देखिए, आप देख रहे हैं फिलिस्तीन और गाजा पट्टी पर और इजराइल का अभी भीषण युद्ध हो गया है। तो उसमें, और वो चलता रहता अगर सुरक्षा परिषद उसमें हस्तक्षेप न करती है, अमेरिका उसमें, सोवियत संघ उसमें हस्तक्षेप न करता, तो ये चलता रहता। तो ये बहुत बड़ा रोल UNO का है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। और इथोपिया में संघर्ष चलते रहते हैं, कहीं किसी देश के भूभाग में जाति संघर्ष चल रहे हैं, कहीं नस्ली संघर्ष चल रहे हैं, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के शांति की स्थापना की जाए, युद्धों को कम से कम किया जाए, उनको पूरी तरीके से यह रोका जाए। अब है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग। हमें इस प्रकार से अपनी धरती को ले जाना है, अपने सदस्य देशों को ले जाना है कि उनमें आपसी सहयोग की भावना बने। वैमनस्यता के स्थान पर, कटुता के स्थान पर आपसी सहयोग, और हर क्षेत्र में सहयोग हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, या रणनीतिक हो, या विवादों का मसला हो, तो एक सहयोग की भावना से काम करें। ये हमें UNO सिखाता है। इसके बाद वैश्विक आर्थिक समृद्धि, जो पूरा विश्व के देश हैं वो आर्थिक समृद्धि करें, आर्थिक रूप से आगे बढ़ें, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिसकी जितनी मजबूत होगी वो देश उतनी खुशहाल होगा। तो इसके लिए 3 ये संस्थाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से आर्थिक समृद्धि कैसे लाई जाए। इसके बाद खाद्य एवं कृषि, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जो हर देश में कहाँ नहीं हो रही हैं, खाद्य सामग्रियाँ उत्पन्न नहीं हो रही, तो उसकी मिट्टी को आगे उन्नत कैसे किया जाए, खाद और बीज को वहाँ पर कैसे पहुँचाया जाए। इसके अलावा IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वित्तीय प्रबंधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको नियमित करता है, ऋण देता है देशों को जिनको चाहिए, और ये मौद्रिक तरलता को कम करता है। तो इस प्रकार से और अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए 100% प्रयास करने में लगा रहता है। तो इस प्रकार से वैश्विक आर्थिक समृद्धि में ये 3 अंग जो हैं ये अपना अपना काम अपने अपने ढंग से करते हैं। इसके विषय में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। अब इसके बाद UNO की सदस्यता व निलंबन। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संस्था है और इसके 193 इसके सदस्य देश हैं, तो आखिर ये सदस्यता कैसे मिलती है और ये सदस्यता कैसे जाती है, तो इस पर हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले 2 प्रकार की इसकी सदस्यता होती हैं, एक तो प्रारंभिक सदस्यता और दूसरी अर्जित सदस्यता। प्रारंभिक सदस्यता से मेरा तात्पर्य ये है कि ये वो सदस्य देश, यानी इनिशियल स्टेज के सदस्य, जब जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस सम्मेलन की आधारशिला रखी गई थी और उसमें 50 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए थे चार्टर पर, और
उस पर सहमति अपनी व्यक्त की थी और उन्होंने बनाया था। वो संस्थापक देश कहे जाते, तो 50 देश थे उस समय। तो वो प्रारंभिक सदस्यता, वो प्रारंभिक इसके सदस्य हैं, शुरुआती सदस्य हैं। और दूसरी अर्जित सदस्यता, अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 में जब ये बनी थी संस्था, तब बहुत से देश आज़ाद नहीं हुए थे। हमारा भारत देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। जब भारत जैसा इतना बड़ा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो छोटे देशों को क्या कहें। तो चीन भी आज़ाद नहीं हुआ था, तो बहुत से देश आज़ाद नहीं हुए थे। तो इसमें सदस्यता लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि कोई अगर दूसरा देश, उन 50 देशों के अलावा अगर कोई दूसरा देश यूएनओ की सदस्यता लेना चाहता है, तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि वो प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, स्वतंत्र देश होना चाहिए। उपनिवेशों को यानी गुलाम देशों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है, इसमें नहीं मिलेगी। तो देश उसका अपना संविधान होना चाहिए, उसकी अपनी शासन प्रणाली होनी चाहिए, वो स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न देश होना चाहिए, ना कि वो गुलाम देश। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो देश स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न है और यदि वो यूएनओ की सदस्यता लेना चाहता है, तो यूएनओ के जो चार्टर है, उस चार्टर का उसके राष्ट्र में सम्मान हो, उसके राष्ट्र अध्यक्ष के दिल में इसका सम्मान हो, चार्टर का, उसके नियमों का। और तीसरी शर्त ये है कि जब वो इसका सदस्य बन जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में लिखे हुए नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अच्छा, अब जब इतना उसको ये विश्वास में ले लिया जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है मतदान होगा। जो महासभा के सदस्य हैं, उसमें 2/3 सदस्य जो है, वो अगर उसके पक्ष में निर्वाचन होता है उस देश के कि इसको मान्यता दी जाए, तो 2/3 सदस्य अगर आते हैं तो वो देश माना जाएगा कि ये सदस्य होने के काबिल है। और इसके बाद यही नहीं, इसके बाद जब 2/3 बहुमत वो प्राप्त कर लेता है देश मान्यता लेने के लिए, तो वो महासभा का जो महासचिव है, वो सुरक्षा परिषद में सिफारिश करता है कि इनको मान्यता दी जाए। तब वहाँ भी निर्वाचन होता है, वहाँ भी जो है वो जो स्थायी उसके सदस्य हैं, उनमें 5 स्थायी सदस्य हैं तो 5 की सहमति होना चाहिए, और उसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं तो 10 में से 4 की मान्यता होने, तो टोटल कुल मिलाकर के जो 15 सदस्य हैं, तो 15 में से 9 सदस्यों की मतलब जो है उसमें सहमति होना चाहिए, और जिसमें 5 तो अनिवार्य रूप से स्थायी सदस्य हों, और शेष जो 5 में से 4 और जोड़ दिए जाए तो 9 हो गए, तो वो अस्थायी सदस्यों की सहमति स्वीकृति होना चाहिए। तब जाके किसी देश को इस राष्ट्र की सदस्यता मिलती है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य है और वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के बावजूद भी वो युद्ध को सपोर्ट कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में लिखे हुए नियम हैं उनका अनुपालन नहीं कर रहा है, और जो ऊपर के चोटी के देश हैं उनकी बात भी नहीं मान रहा है, और अपने मन का मानी कर रहा है, और उसको नियमों में कोई अपना विश्वास नहीं जता रहा है, और युद्ध छेड़ने का जिम्मेदार है, और निर्देश देने के बावजूद भी नहीं मान रहा है, तो ऐसे सदस्य की जो सदस्य होते हुए भी उसका निलंबन किया जा सकता है, और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से हटाया जा सकता है, और उसको अलग थलग किया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि जिस पड़ोसी देश से उसके विवाद हुए हैं, संबंध खराब हुए हैं, तो वो पड़ोसी देश उससे किसी प्रकार का कोई संबंध न रखे या सभी संबंध तोड़ ले। और इसके बाद अगर उसमें सुधार हो जाता है, निलंबन के बाद भी अगर उस देश में सुधार हो जाता है, तो उसको पुनः उसको सदस्य बना लिया जाएगा। तो ये चीज़, ये निलंबन की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। बहुत कम ही ऐसा चांस आता है कि जब, क्योंकि पूरी दुनिया उसमें शामिल है, दुनिया के सारे देश उसमें शामिल हैं, तो बात तो इतना प्रेशर होता है कि मानना पड़ता है। तो अब देखिए, ये तो बात हो गई यूएनओ की सदस्यता कैसे मिलती है और निलंबन कैसे होता है। अब इसके बाद यूएनओ के प्रमुख अंग जिनके अलग अलग काम हैं उनका परिचय कर लेते हैं कि उसके कौन कौन से अंग हैं जिनके माध्यम से वो अपना कार्य का संचालन करता है। तो पहला अंग है महासभा। महासभा, ऐसा आप इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जैसे किसी देश की संसद होती है, तो उस संसद में
ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर है उस देश में तो जनता के प्रतिनिधि चुन करके उस संसद में बैठते हैं और संसद का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार से किसी देश के जनप्रतिनिधि उस संसद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये दुनिया के देश, सारे देश मिल करके इस महासभा का निर्माण करते हैं। और महासभा का एक महासचिव होता है जो कि बहुत ही दुनिया में बहुत ही चर्चित पद है। और इस महासचिव, जब ये सारे सदस्य देश मिल करके उस महासचिव का निर्वाचन होता है, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और जब 2/3 बहुमत हो जाता है, मिल जाता है किसी व्यक्ति को जो लड़ने के लिए खड़ा हुआ है महासचिव पद के लिए, तो फिर इसके बाद उस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद को भेजा जाता है और सुरक्षा परिषद उसकी नियुक्ति करती है। ये पद 5 वर्षों के लिए होता है। अभी वर्तमान में आप देख लीजिए कि पुर्तगाल के नेता हैं बहुत बड़े, जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। वो जनवरी 2017 में उन्होंने महासचिव का पद संभाला था। ये महासभा का महासचिव होता है और ये जो महासचिव का पद होता है ये महासभा की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों का संचालन करता है। और एक प्रशासनिक इसका एक पूरा एक सचिवालय होता है, उसका ये महासचिव है। और वो सचिवालय अपने उस ऑफिस के माध्यम से कब कब इनके सम्मेलन होने हैं, प्रतिवर्ष इनकी बैठकें महासभा की होती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिवर्ष बैठकें होती हैं। और सितंबर के तीसरे मंगलवार को ये होती हैं, तीसरे सप्ताह में मंगलवार से शुरू होती हैं। तो ये सारी बैठकों की व्यवस्था और किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने कौन सी बात कही, दुनिया में कहाँ कौन सी समस्या है, ये सारी रिपोर्ट बनाता है महासचिव। और जहाँ कोई और सारी रिपोर्ट बना करके यदि कोई गंभीर समस्या है तो सारी रिपोर्टें, चाहे वो गंभीर हो या ना हो, ये सुरक्षा परिषद को पहुँचाता है, उनको जानकारी देता है। अब देखिए दूसरा आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये सुरक्षा परिषद जो है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली संस्था है और इसमें दुनिया के 5 सबसे बड़े चौधरी इसमें विराजमान हैं और इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसको पुलिसमैन कहा जाता है। और ये सुरक्षा परिषद, जैसे आपने देखा होगा कि एक संसद होती है, अभी भी मैंने बताया, और संसद के ऊपर मंत्रिमंडल होता है। वो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के सहयोग से बनता है और वही मंत्रिमंडल देश के सारे फैसले लेता है, निर्णय लेने की शक्ति उसमें होती है, देश को चलाता है वही। उसी प्रकार से ये सुरक्षा परिषद सारी दुनिया को चलाता है। जो भी महासभा में कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो महासचिव इन्हीं को रिपोर्ट सौंपता है। और इसमें केवल वैसे तो इसमें 15 देश शामिल हैं, जिसमें 5 स्थायी देश हैं। और वो स्थायी 5 देश आप जानते होंगे कौन कौन है। पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस और 5वां चाइना। 1971 में चाइना को स्थायी सदस्यता मिल गई थी। तो 5 देश हैं और इनको वीटो करने का पावर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सेना है, वो स्थायी सेना में अगर 5 की सहमति बनती है तो स्थायी सेना दुनिया के जिस कोने में युद्ध हो रहा है, वो नहीं वहाँ से कोई बातचीत से कोई बात बन रही है, तो वहाँ पर सेना शांति स्थापित करने के लिए भेजी जाएगी। तो ये जो महासभा है, महासभा के सारे फैसले जो है उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ये सुरक्षा परिषद के सदस्यों की है। और इसमें सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 1965 में एक संशोधन किया गया। 1965 के पहले इसमें 11 सदस्य कुल होते थे, लेकिन 1965 के बाद उसमें चूँकि 1971 में चीन को मिली स्थायी सदस्यता, तो उसके चार्टर में संशोधन किया गया यूएनओ के, और सुरक्षा परिषद में संशोधन करके वो 11 के स्थान पर 15 कुल सदस्यों की व्यवस्था की गई। तो एक स्थायी सदस्य उसमें चीन का बढ़ गया और शेष जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। तो टोटल इस समय 15 हैं। 15 में 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अस्थायी वालों की क्या, जो स्थायी हैं ये तो हमेशा के लिए हैं, स्थायी हैं। और जो 10 अस्थायी हैं वो हर दूसरे वर्ष वो बदल जाते हैं। 2 वर्षों के लिए उनका चुनाव होता है और हर दूसरे वर्ष वो बदल जाते हैं। भारत भी 8 बार
अब तक जो है इसकी सदस्यता के से लेकर के, जब से उसकी सदस्यता ली, शुरू में ही सदस्यता ले ली थी भारत ने, और तब से लेकर के मतलब 8 बार वो उसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। लेकिन स्थायी सदस्य का उसका संघर्ष जो है वो जारी है, लेकिन अभी स्थायी सदस्यता उसको नहीं मिल पाई है। वो एक बात का विषय है, फिर उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये सुरक्षा परिषद जो है, इसमें कुल सदस्य होते हैं 15, जिसमें 5 स्थायी और 10 इसमें अस्थायी। अस्थायी वालों के लिए कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष में वो बदलते रहते हैं। इसके बाद होता है अगला आता है न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद का जो धरती के कुछ ऐसे भूभाग थे जो स्वतंत्र नहीं थे, जहाँ दूसरे देशों का शासन था, वहाँ बड़ी समस्याएं थी मानवों की और नागरिकों की। और वो तो इन्होंने, न्यासिता का मतलब होता ट्रस्ट, या एक प्रकार से जिम्मेदारी लेना, मतलब ट्रस्ट एक प्रकार से उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेना। तो 11 ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए कि उनकी जिम्मेदारी, उनके वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचे उठाने की और उनको स्वतंत्रता दिलाने की जिम्मेदारी ली गई थी। तो इसीलिए इसका गठन किया गया था न्यासिता परिषद का। लेकिन 1994 में वो 11 क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र हो गए, और वो जिसके उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। तो अब एंटोनियो गुटरेस ने भी इसकी सिफारिश की है कि इस संस्था का कोई काम नहीं रह गया, इसको ख़त्म किया जाए। तो फिलहाल तो अभी बनी हुई है, लेकिन अब इसका कोई रोल नहीं है। जिस रोल के लिए ये बनाई गई थी, वो 1994 में 11 क्षेत्र वो स्वतंत्र घोषित हो गए। तो इसलिए इसका कोई, अब उनकी वहाँ पर अपनी सरकारें हैं, तो इसका कोई रोल नहीं रह गया है। फिलहाल ये संस्था बनी हुई है, लेकिन नथिंग है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इसमें जो सुरक्षा महासभा के द्वारा चुनाव के उपरांत और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और 9 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। 9 वर्षों के लिए इनकी जजों की नियुक्ति की जाती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, उसके नियम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर उनकी व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करना, और अगर किसी ने उल्लंघन किया है किसी राष्ट्र ने, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति की मात्रा बताना, और इसके निर्णयों को, इसके बताए गए निर्णयों को सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि वो उसको मनवाए, इसके निर्णयों को मनवाए। ये सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका मुख्यालय है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का अंग है, और यूएनओ की चार्टर के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। इसके बाद ये सचिवालय है। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले महासभा का जब मैं विवरण वर्णन कर रहा था, उस समय मैंने सचिवालय का जिक्र किया था कि महासभा की सारी कार्रवाइयाँ, उसकी सारी बैठकें, उसके सारे सम्मेलन, वो सारी व्यवस्था ये करता है। देखा, दुनिया के सामने तो दिखाया जा रहा है कि ये फला देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान क्या बोल रहा है। ये जो दुनिया के 193 देश वहाँ पर बैठते हैं, उनके बैठने की सारी व्यवस्था करना, बैठकें कब होगी उसको निर्धारित करना, निश्चित करना, कौन क्या बोल रहा है उसको लिपिबद्ध करना, और दुनिया में कहाँ बहुत विषम परिस्थिति है उसको लिपिबद्ध करना, ये सारा एक प्रशासनिक इकाई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाइयों का संचालन करने की जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। और इसका जो महासचिव होता है, वो मैंने आपको बताया कि इसका जो महासचिव होता है, बड़ा चर्चित पद होता है। उस महासचिव की जिम्मेदारी होती है कि उस सारी कार्रवाइयों को लिपिबद्ध करके सुरक्षा परिषद में भेजे। तो ये यूएनओ के अंग थे, उनके विभिन्न कार्यप्रणाली और उनके उद्देश्य मैंने आपको इस लेक्चर में बताए। नमस्कार।